केस स्टडी है, जो एग्जामिनेशन में किस तरह से केस स्टडी आता है, उसके बारे में डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। हमारा ये जो है चैप्टर केस स्टडीज के बेसिस पे है। जो रेलेवेंट केस लो हुए हैं उनको रेफर कर करके, और जो क्वेश्चंस किस केस स्टडी फॉर्म में आते हैं उसको रेफर करके, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं केस स्टडी फॉर्म्स में उनको रेफर करके ये चैप्टर बनाया गया है। तो हम हर एक क्वेश्चंस को, हर एक केस को अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सारे के सारे केस स्टडी को। तो पहला हमारे पास केस आता है केस नंबर 1। केस को आराम से पढ़ेंगे, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। शेयर्स ऑफ अनंत प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी थी अनंत प्राइवेट लिमिटेड, हेल्ड बाय राम एंड श्याम इन proportion टू 70 एंड 30। 70% राम के पास थे, मतलब एक कंपनी थी अनंत प्राइवेट लिमिटेड। उसके दो शेयर होल्डर थे, राम एंड श्याम, राम और श्याम। 70% शेयर होल्डिंग राम के पास थी, 30% शेयर होल्डिंग श्याम के पास थी। राम ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया एंटायर शेयर होल्डिंग इन फेवर ऑफ रामा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। राम ने ट्रांसफर कर दिया। कोई भी केस स्टडी आता है बड़े ध्यान से पहले उसको पढ़ना होता है कि कहना क्या चाह रहा है वो। राम ने ट्रांसफर कर दिया अपनी सारी की सारी 100% शेयर होल्डिंग किसको, रामा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को। केस बन रहा है ये इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को, रामा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को। अनंत प्राइवेट लिमिटेड become a subsidiary of public company and change its status as such. State the implication of above and enumerate the procedure if any required to be followed in this regard. तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो अनंत प्राइवेट लिमिटेड थी वो क्या बनी, सब्सिडरी बन गई किसकी, रामा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की, एक पब्लिक कंपनी की। एंड चेंज इट इज स्टेटस, उसने अपना स्टेटस चेंज कर लिया। State the implication of above and enumerate the procedure if any required to be followed in this regard. तो इसमें हमारे पास क्या निकल के आता है वो बात करते हैं। अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, केस लॉ के अंदर इसने क्या बोला है कि भाई एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी के अंदर दो शेयर होल्डर थे, राम और श्याम। राम ने अपनी शेयर होल्डिंग एक पब्लिक कंपनी रामा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अनंत प्राइवेट लिमिटेड रामा की सब्सिडरी बन गई। ऑब्वियसली सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, जब हमने पढ़ी थी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन होती है अ कंपनी। हाँ, तो ये मिल गया, ठीक है ना, हमने पढ़ा है ना ये। और इसकी अब ये बताओ कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बता पाओगे ये वाली लाइन। जब हमने अनंत प्राइवेट लिमिटेड बिकम अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी एंड चेंज इट इज स्टेटस एज सच। आपने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, पब्लिक कंपनी की। हाँ, हमने एक रिलेशन पढ़ा था जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में बात कर रहे थे, और हमने पढ़ा था सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी को क्या मानते हैं, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी को क्या मानते हैं। हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, जब हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपनी, अगर चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो हाँ सब्सिडरी कंपनी की, अगर उस वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो उसको भी मानेंगे डीम्ड पब्लिक कंपनी। हमने पढ़ा था ना। तो इसकी कंपनी इस एज पर द अबव केस, भाई इसने कहा इन द गिवन प्रॉब्लम, ये हमारे पास केस दे रखा था, इन द गिवन केस, इसको गिवन केस भी बोल सकते हैं।
जो 70% शेयर होल्डिंग थी अनंत प्राइवेट लिमिटेड की, रामा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने क्या कर ली थी, होल्ड कर ली थी, एक्वायर कर ली थी। और जिसकी वजह से रामा इन्वेस्टमेंट जो लिमिटेड थी कंपनी, पब्लिक जो कि एक पब्लिक कंपनी थी, वो होल्डिंग कंपनी बन गई थी अनंत प्राइवेट लिमिटेड की। इसकी वजह से अगर मैं सेक्शन 2 क्लोज 71 मतलब डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी की बात करूं, जो मैं डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी की बात करूं, तो भाई एक सब्सिडरी जो पब्लिक कंपनी की होती है उसको सेक्शन 2 क्लोज 71 के अंदर, चाहे वो प्राइवेट कंपनी भी क्यों ना हो, उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? हाँ। Private company which is subsidiary of public company is throughout in act put in the same position as a public company. All the provision of the act applicable to public company shall apply to the subsidiary company, चाहे वो private company क्यों ना हो। Accordingly, Anand Private Limited shall have to comply with the applicable provision of the act. जो एक रामा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी में, जो एक पब्लिक कंपनी है, सेम प्रोविजन अनंत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी लगेंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 71। हमने पढ़ा था ना। तो ये हो गया, हमने केस की बात कर ली। अब यहाँ पे क्या है, हाउएवर कंपनी में अब क्या होता है, देखो क्या होता है, ये डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाती है। प्राइवेट कंपनी एक डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाती है, बट इसको जो प्राइवेट कंपनी है जो ये, इसको अपने आर्टिकल में स्टेटस मेंटेन करना होता है प्राइवेट कंपनी का सिर्फ आर्टिकल के अंदर वो प्राइवेट कंपनी का स्टेटस मेंटेन करेगी, बट प्रोविजन उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के लगेंगे। उसको जो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस होती हैं, वो वैसी की वैसे ही रहेंगी। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 रहेंगे, और वो ना ही पब्लिक में ऑफर दे सकती सब्सक्राइब टू शेयर द शेयर, ना ही वो इन्वेस्टमेंट वो कर सकती, मतलब डिपॉजिट के लिए इन्वेस्टमेंट इनविटेशन दे सकती पब्लिक को। तो इस तरह की जो ये चीजें रहेंगी आर्टिकल के अंदर, उसका जो स्टेटस है प्राइवेट वाला, उसको वो मेंटेन रखना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड एज फॉलो। द नंबर ऑफ मेंबर शुड बी एनहांस्ड टू 7 विद इन अ 6 month from the date of company becoming the subsidiary of a public company। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अब क्या क्या प्रोसीजर इसको लेने पड़ेंगे, इसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे जब एक प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी बन जाती है किसी पब्लिक कंपनी की, तो उसको जो नंबर ऑफ मेंबर हैं उसको 6 महीने के अंदर अंदर, 6 months के अंदर अंदर कितने करने पड़ते हैं, वो 7 मेंबर करने पड़ते हैं। हाँ, डीम्ड पब्लिक कंपनी को 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बनती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, अपना जो नंबर ऑफ मेंबर है, बस यही, हाँ, यही कंडीशन इसको फुलफिल करनी पड़ेगी, बाकी सेम रहेगी। क्लियर है? पहला केस समझ आ गया। केस नंबर 2, बीच एसे ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस। ये कहनी चाह रही है कि एक कंपनी है बीच, हाँ, जो क्या है, कंपनी थी, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी फ्रांस के अंदर, और वो सेटअप करना चाहती है ब्रांच इन इंडिया। एडवाइस करो बीच ऐसे रिगार्डिंग प्रोविजन टू बी कंप्लाई विद, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बीच ऐसे हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है, सेक्शन 380, ये फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है। तो फॉरेन कंपनी के केस में सेक्शन 380 के प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं कि भाई अगर आप कोई फॉरेन कंपनी अपनी ब्रांच इंडिया में सेटअप करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ा था भाई, अगर कोई फॉरेन कंपनी, हाँ, जब भाई अगर कोई फॉरेन कंपनी अपनी इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहती है विद इन 30 डे,
जैसे ही वो इंडिया में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेगी, आरओसी के पास उसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर्ड स्टैट्यूट मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, other instrument constituting defining the constitution of the company, if the constitution is not in the English language उसकी certified copy, list of director of the company, secretary of the company, उनकी नेशनैलिटी, उनका एड्रेस, उनका नाम प्रॉपर होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज अथोराइज्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी नोटिस या डॉक्यूमेंट। मतलब अगर इंडिया में किसी, अगर फॉरेन कंपनी के नोटिस भेजना है तो इंडिया में कौन सा पर्सन है जिसको ऑथराइज किया गया है जो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे क्या करेगा? नोटिस रिसीव करेगा। तो ये सारे का सारा इसके अंदर फॉरेन कंपनी के प्रोविजन आ जाएंगे कि किस तरह से फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकती है और क्या उसको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। अब क्या है? अप्रूवल लेटर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच। कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है तो उसको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है आरबीआई की। हाँ 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 हाँ, वो वहीं से लेना पड़ता है। नहीं, वो एक ही बात आ जाती है कि भी आप, अब आरबीआई आ गया ना, आरबीआई के किसी कंसर्न पर्सन से, मतलब आरबीआई आ गया तो यू हैव टेक प्रॉपर अप्रूवल, क्योंकि मैनेजर भी तो आरबीआई के बिहाफ पे देता है ना, तो मेन अथॉरिटी यहाँ पे आरबीआई है। अब व्हेन 50% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन, जब 50% अगर किसी फॉरेन कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन सिटीजन ने हेल्ड कर रखी है, they should comply with such provision of the act as may be prescribed by the central government to carry on business in India if it was a company incorporated in India। तो मतलब क्या है? अगर किसी फॉरेन कंपनी का, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी फॉरेन कंपनी को, किसी फॉरेन कंपनी के मोर देन 50% जो शेयर्स कैपिटल है किसी इंडियन सिटीजन ने होल्ड कर रखी है ना, उसको हम इंडियन कंपनी ही मानेंगे, और जितने भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के सारे के सारे एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना हमेशा भाई, अगर किसी फॉरेन कंपनी के 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल किसी इंडियन कंपनी ने या इंडियन सिटीजन ने हेल्ड कर रखी है तो उस फॉरेन कंपनी के ऊपर जितने भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट के हैं सारे के सारे एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा, केस नंबर 3। इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। केस नंबर 3, प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ ग्रो फास्ट लिमिटेड वाज द एक्विजिशन ऑफ vacant plot and land and to build erect house. In the course of transacting the business, the chairman of the company acquired the knowledge of arranging finance from development of land. Grow Fast Limited introduced a financer to another company, Ajay Limited, and receive a agreed fees of rupees 2 lakh for arranging the finance. Memorandum of Association of Company authorized the company to carry on any other trade business which is opinion of the board of director can be advantageously carried out by the company in connection with the company's general business. Referring the provision of Companies Act, examine the validity of contract carried out by the Grow Fast Limited which Ajay Limited। अब यहाँ पे पूरा केस लो को, क्योंकि सारा आंसर ना केस लो के अंदर ही होता है, तो केस लो को हमेशा अच्छे से, केस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है ग्रो फास्ट लिमिटेड, वो क्या कर रही है, जो उसका मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस जो उसका है क्या है? एक्विजिशन ऑफ, हाँ, एक्विजिशन ऑफ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड्स and to build
इरेक्ट हाउस। यहां तक क्लियर है? उसका मेन बिजनेस यह था। आगे क्या है? इन कोर्स ऑफ ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस, चेयरमैन ऑफ द कंपनी एक्वायर द नॉलेज ऑफ, जो चेयरमैन था उसने क्या की? एक्वायर की नॉलेज ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड। अब वो क्या कहना चाह रहा है? चेयरमैन एक नई फील्ड के अंदर घुसना चाहता है, अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, arranging finance for the development of land. Grow Fast Limited introduce a financer to another company, Ajay Limited. अब वो क्या करना चाहते हैं? वो फाइनेंस वाले सेक्टर में आना चाहते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए फाइनेंस वाले सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं। तो उसने क्या किया? ग्रो फास्ट लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया फाइनेंसर को, किससे? अजय लिमिटेड से, एंड रिसीव एग्रीड फीस ऑफ रुपीज। इन्होंने क्या काम कर लिया? फाइनेंसर का काम करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से अब ये क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने? इन्होंने, इनका मेन बिजनेस तो था एक्विजिशन का, एक्विजिशन ऑफ वेकेट प्लॉट, बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले तो एक्सपीरियंस किया और उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। किस चीज के रिगार्डिंग? फाइनेंस, फाइनेंस के रिगार्डिंग ये काम करना शुरू कर दिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड। फाइनेंस वाला बिजनेस करना शुरू कर दिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड। ये क्या करते थे? ये फाइनेंस दिलवाते थे। ये क्या करते थे? एक पार्टी को फाइनेंस दिलवाते थे। तो इस कंपनी ने, जो ये ग्रो फास्ट लिमिटेड थी, इस कंपनी ने एक फाइनेंसर को दूसरी कंपनी से मिलवाया। दूसरी कंपनी से क्या किया? मिलवाया, जिसका नाम था अजय लिमिटेड। और उसके बदले में ग्रो लिमिटेड ने फीस चार्ज करी। कितनी? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की फॉर अरेंजिंग फाइनेंस, क्योंकि इसने अजय लिमिटेड को फाइनेंस अरेंज करवाया था किसी फाइनेंसर से, और उसके बदले में क्या लिया? फाइनेंस लिया। अब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी अथोराइज्ड टू कैरी ऑन any other trade business which is opinion of the board of director can be advantageously carried on by company in connection with the company's general business. Referring the provision of Companies Act, examine the validity of contract carried out by the Grow Fast Limited with Ajay Limited. ये कहना चाह रहा है कि क्या, ये कहना चाह रहा है कि क्या जो कंपनी ने ये बिजनेस किया है, जो कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया है अजय लिमिटेड के साथ, ग्रो फास्ट लिमिटेड ने अजय लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या कंपनी इसको, क्या हम कंपनीज एक्ट के अंदर इसको वैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे? यहाँ पे बात करते हैं। देखो, कंपनी का मेन बिजनेस था, हाँ हाँ भाई, वो अपने मेन बिजनेस से दूसरा बिजनेस कर रही है, और यहाँ पे तो मेन बिजनेस को पूरा करना भी नहीं है इसका पर्पस। ये तो कुछ और काम, ये तो फाइनेंसिंग, हाँ ये फाइनेंसिंग वाले काम में चली गई। तो भाई जब तक ये अपने मेमोरेंडम में चेंज ना कर ले, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वैलिड होगा और इसको इलीगल बिजनेस माना जाएगा। हाँ देखो, देखो दो दो बिजनेस होते हैं, हम मेमोरेंडम के अंदर ना दो बिजनेस डालते हैं। एक डालते हैं मेन बिजनेस, एक डालते हैं इंसिडेंटल बिजनेस, एंसिलरी बिजनेस भी कहते हैं उसको, जो मेन बिजनेस को पूरा करने के लिए इंसिडेंटल बिजनेस होते हैं। तो भाई कंपनी अगर वो दूसरे बिजनेस कर सकती थी जो मेन बिजनेस के साथ जिनका कनेक्शन है ना, वो कर सकती थी। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए कर रहा था, लेकिन उसने अपने वो, अब ये देखो, एक फाइनेंसर को वो किसी अजय लिमिटेड कंपनी से मिलवा रही है, सिर्फ फाइनेंस करवाने के पर्पज से, सिर्फ फाइनेंस करवाने के पर्पज से, सिर्फ फाइनेंस कराने के पर्पज से।
बाकी इसमें अदर देन कुछ भी नहीं था, बस उसने फाइनेंस दिलवा दिया, पैसा दिलवा दिया, उसके बाद इसने कोई और काम नहीं किया। बस इतना ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनके बीच में कि भाई हम आज जो ये लिमिटेड कंपनी थी इसको किसी फाइनेंसर से पैसा दिलवाएंगे बस। तो ये तो गलत बात हुई ना, ये तो बिजनेस कर ही नहीं सकती ना कंपनी। समझ रहे हो? क्लियर है हर्षिशा? हाँ, कि भाई ये क्या है, इसने क्या है, देखो इसने क्या किया, कंपनी, देखो ये अलग बात है, ये वाली जो बात है ये अलग बात है। जो चेयरमैन था ना कंपनी का, उसने क्या किया, उसने कहीं से ना फाइनेंस की नॉलेज एक्वायर की, फाइनेंस की नॉलेज एक्वायर की और उसको बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया उसने। इसको फाइनेंस की नॉलेज आ गई और इसने बिजनेस में डालना शुरू कर दिया। उसने फाइनेंस की नॉलेज ली थी किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड के लिए। बट उसने, हाँ फाइनेंस की नॉलेज, लेकिन उसने फाइनेंस को ही अलग बिजनेस बना दिया। तो ये तब तक, हाँ हाँ, लेकिन इसको ही अलग बिजनेस बना दिया। ये तब तक नहीं कर सकता ये बिजनेस, इसको इलीगल माना जाएगा जब तक कि ये किसमें ना कर दे चेंज, अपने मेमोरेंडम के अंदर अल्टर ना करते। The principal business of the Grow Fast Limited was acquisition of vacant land and the build houses. The company has entered into contract for arranging finance for the development of land to the AJ Limited. इसने क्या किया था, इसने कंपनी के साथ एंटर किया था कि भाई हम किसी अजय लिमिटेड को कोई डेवलपमेंट करनी थी लैंड, है ना, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए, लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस अरेंज करवाया था इसने बस। और बाकी इसने खुद भी डेवलपमेंट नहीं की लैंड, बस इसने सिर्फ अरेंज करवाया था फाइनेंस। तो क्या ये कर सकती है? ये नहीं कर सकती, क्योंकि इसके मेमोरेंडम में ये चीज लिखी नहीं हुई थी। जब तक कि ये अपने मेमोरेंडम में चेंज ना कर ले सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली, जब तक ये अपने मेमोरेंडम में चेंज ना कर ले और ये स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के रिगार्डिंग प्रोविजन पास ना कर ले, तब तक कि ये नहीं कर सकती। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा जब तक कि ये क्या ना कर ले, अल्टरेशन ना कर ले। क्लियर है? केस नंबर 4, केस 4, इंडस लिमिटेड हैज चेंज इट्स नेम। एक कंपनी थी इंडस लिमिटेड, उसने अपना नाम चेंज कर लिया। देयर इज नो अल्टरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन or legal status of the company. The fact of alteration of name was not brought to the notice of the court tribunal. The company has the power to execute a decree in its own name. Has the company right to execute a decree in its own name after change the name? तो क्या यहाँ पे कह रहा था कि एक कंपनी है, कंपनी है, कंपनी ने अपना नेम चेंज कर लिया इंडस लिमिटेड कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, बट उसने क्या नहीं किया, एक इंडस लिमिटेड कंपनी थी, इसने अपना नाम चेंज तो कर लिया, इसने क्या नहीं किया, इसने कहीं पर भी अल्ट ना तो अपने मेमोरेंडम के अंदर, ना ही कहीं किसी नोटिस के अंदर, ना ही इसने कोर्ट को बताया, कहीं पे भी इसने नए नाम के बारे में कुछ नहीं बताया, कोई नोटिस नहीं दिया। तो इसने ये कहा है कंपनी को, कंपनी हैज द पावर टू एग्जीक्यूट डिग्री इन इट्स ओन नेम। भाई क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी के पास पावर थी कि भाई वो एग्जीक्यूट कर सकती है डिग्री इन इट्स ओल्ड नेम। हैज द कंपनी राइट टू एग्जीक्यूट डिग्री इन इट्स ओल्ड नेम आफ्टर द नेम चेंज। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या कंपनी ये राइट एग्जीक्यूट कर सकती है इन इट्स न्यू नेम आफ्टर चेंज ऑफ नेम, कि क्या कंपनी अपना राइट एग्जीक्यूट कर सकती है डिग्री इन द न्यू नेम आफ्टर नेम चेंज। ये कहना चाह रहा है कि कंपनी क्या नए नाम के साथ डिग्री आफ्टर एग्जीक्यूट कर सकती है। तो यहाँ पे ये वाली चीज आके यहाँ पर चल रही। तो यहाँ पे आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, देखो जब एक एक बार कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, हमने नेम चेंज के बारे में भी पढ़ा था, चेंज इन द अल्टरेशन के बारे में, कि जब कंपनी अपना नाम चेंज कर लेती है तो फिर कंपनी की ये ओब्लिगेशन बन जाती है
सारी की सारी नोटिस, पेपर, इंस्ट्रूमेंट, हाँ भाई, वो क्या करे, हर जगह क्या करे, नए नाम यूज करे, न्यू नेम ही यूज करेगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो यही बोलता है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये पूछ रहा है कि कंपनी क्या राइट है, कंपनी नए नाम के साथ डिग्री एग्जीक्यूट कर सकती है। कंपनी का तो राइट है, कंपनीज एक्ट ने राइट तो दे रखा है। अब पढ़ते हैं क्या कहता है। यहाँ पे एक केस लो हुआ था, अब्दुल अब्दुल क्यूमन अब्दुल क्यूमम वर्सेस महिंद्रा एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक केस लो था ये। अब ये केस लो क्या कहना चाह रहा है, इन केस ऑफ इंडस लिमिटेड there is no alteration in the constitutional legal status of the company. Even after the name of company is altered by special resolution and sanctioned by the registrar is accorded, the company continue to possess the same right and subject to the same obligation as existed before the change. Therefore, if company has the power to execute degree in its old name, it has a right after the change to execute a degree its new name. मतलब ये कहना चाह रहा है, इसके पास राइट है कि भाई जब उसका नाम चेंज हो गया तो नाम चेंज होने के बाद वो न्यू नेम में क्या कर सकता है, डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकता है। द फैक्ट दैट अल्टरेशन इन द नेम वाज नॉट ब्रोट टू द नोटिस ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट वुड नॉट इन एनी मैनर रेंडर डिफेक्टिव और इरेगुलर प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अ कंपनी इन इट्स फॉरवर्ड नेम। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोर्ट को और अगर ट्रिब्यूनल को नोटिस ही नहीं था किस चीज का कि कंपनी का नाम चेंज हो गया है, तो ये किसी भी तरह से डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा, इरेगुलर नहीं माना जाएगा कि कंपनी अपनी प्रोसीडिंग को पुराने नेम से भी क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। डिक्री ऑब्टेन बाय कंपनी इन इट्स फॉर्मर नेम कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय इट इन द न्यू नेम आफ्टर इट हैज ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द अल्टर नेम। भाई जब आरओसी न्यू नेम का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है, तो उसके बाद कंपनी क्या कर सकती है, किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करते टाइम अपना नया नाम यूज कर सकती है। द चेंज ऑफ नेम डज नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ कंपनी। चेंज ऑफ नेम डज नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ कंपनी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट न्यू नेम शुड हैव बीन एंटर इन द डिग्री। और ये जरूरी नहीं है कि नया नाम ही क्या होना चाहिए, एंटर होना चाहिए डिग्री के अंदर। कंपनी पुराना नाम भी डाल सकती है। अगर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को नॉलेज नहीं थी तो कंपनी अपना पुराना नाम भी डाल सकती है। और ये तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी लिखा है कि जब एक कंपनी अपना नाम चेंज कर लेती है तो 2 साल तक उसको अपने नए नाम के साथ पुराना नाम भी दिखाना पड़ता है। पढ़ा है ना हमने? हाँ शीशा, समझ आई? हाँ, पढ़ा है ना हमने कि भाई जब कंपनी नाम चेंज करती है तो मान लो अगर कंपनी ने नाम चेंज कर लिया, उसका नोटिस कोर्ट को नहीं दिया, ट्रिब्यूनल के नहीं दिया, तो कंपनी अपना पुराना नाम भी कंटिन्यू कर सकती है। इसमें कुछ भी इरेगुलर डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा। और चाहे कंपनी डिग्री नए नाम से एग्जीक्यूट कर सकती है। कंपनी का राइट जो है, कंपनी की ऑब्लिगेशन है, वो अफेक्ट होकर यहाँ पर नहीं चलेगी। क्लियर है? हाँ, क्या कह रही हो, मैं समझा नहीं। ऐसे ही आएंगे। अगर देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपको प्रोविजंस का पता है ना कंपनी लो के, तो ऐसा मर्जी सिचुएशन आ जाए, कैसी मर्जी केस लो आ जाए, आप आराम से सोल्व कर लोगे सारा कुछ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेन चीज क्या है, आपको प्रोविजंस का पता होना चाहिए ताकि आप पढ़ो, केस स्टडी आप पढ़ो और पढ़ते ही आपको समझ आ जाए। अरे मैं तो ये सबसे अच्छी चीज है। आपसे कई बार अगर मैं ये पूछूं क्वेश्चन में आपसे सेक्शन पूछ लिया, टेल मी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस, बच्चे को पता ही नहीं चलता। लेकिन केस स्टडी में तो हमें फैक्ट ही पता चल जाते हैं ना, यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये ऐसे नहीं होगा, है ना। तो केस स्टडी तो कई बार हिंट भी दे देती है आंसर का, इसका आंसर क्या होगा अगर हमने पढ़ा हुआ है तो। अगर हमें पूरी अच्छे से नॉलेज है तो केस लो तो बिल्कुल इजी चीज है हमारे लिए करना, है ना। आगे बढ़ते हैं। केस 5। केस 5 क्या कहता है,
केस 5 कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी प्रपोज टू अल्टर इट आर्टिकल by inserting a new clause to the provision for the expulsion of member by the management. Can they do so? हमने पढ़ा हुआ है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड। मैं तो कहूँ तुम एग्जाम्शन के साथ पास हो, रैंक भी निकाल लो यार। अगर दोनों ग्रुप दे देती तो क्या पता रैंक भी निकाल लो। क्या बात है, क्या बात है, कितनी क्या हाँ, है ना? तो वो हाँ हाँ, जो डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर वो सिर्फ हैज अ एजेंट, एजेंट कह लो या हैज अ रिप्रेजेंटेटिव कह लो, हाँ, एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स वो काम करते हैं। मेंबर्स के पास राइट नहीं है कि सॉरी, डायरेक्टर्स के पास राइट नहीं है कि वो मेंबर को अपनी मैनेजमेंट में से निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स वाइड इट इज सर्कुलर नंबर 32/75 डेटेड 1 नवंबर 1975 स्टेट दैट अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच कंफर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर देती है कि वो किसी भी मेंबर को मैनेजमेंट में से क्या कर सकता है, एक्सपल्स कर सकता है, is opposed to the fundamental principle of the company jurisprudence and ultra virus the company। ऐसा करना कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरस है और मेंबर के जो कंपनी लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। हंस सच अल्टरेशन इज अल्ट्रा वायरस। इस जो वो अल्टरेशन को क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस बोलेंगे। आंध्र प्रदेश कोर्ट upheld not only the power of expulsion but also the compulsory transfer of expelled member share against his wish under the signature of director provided there is a provision to that effect in the company's article। However, the power of the expulsion should be exercised in the interest of the company as a whole and not in the interest of the shareholder or a group of shareholder। Expulsion नहीं हो सकता, अल्ट्रा वायरस है। पढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 6 की ओर। केस नंबर 6, केस नंबर 6, Vivek purchased 5,000 equity share of Prosperous Limited and filed the same to the transfer with the company। विवेक ने परचेज किया 5,000 इक्विटी शेयर्स किसके, प्रोस्परस लिमिटेड के, and filed the same for the transfer with the company। The company returned these shares under objection that the share transfer stamp affixed on the transfer deed were not cancelled। Vivek thereafter cancelled the stamp and relodged the share for transfer। At this time, the company effected the transfer and returned the duly transferred share to Vivek। In this meantime, the market price of share went down substantially। Vivek filed a case against the company claiming that due to under warrant objection raised by the company, he has deprived of the profit which he could have earned by the depositing the shares at a high price। State the reason whether the claim of Vivek is tenable or not। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है विवेक जो था एक कंपनी थी प्रोस्परस लिमिटेड, उसके विवेक ने 5,000 इक्विटी शेयर्स परचेज किए थे और उसने क्या किया, उन शेयर्स को शेयर ट्रांसफर डीड के साथ फाइल कर दिया, किसको, कंपनी को, रजिस्ट्रेशन के लिए। कंपनी ने उसकी शेयर ट्रांसफर डीड को वापस उसको भेज दिया, शेयर ट्रांसफर डीड को वापस विवेक के पास भेज दिया और उसका उस टाइम पे क्या नहीं किया,
रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि जो स्टैंप ड्यूटी शेयर ट्रांसफर डीड के ऊपर लगी हुई थी वो कैंसिल नहीं की गई थी, कैंसल्ड। फिर क्या किया विवेक ने, शेयर ट्रांसफर डीड को कैंसिल किया, जो स्टैंप ड्यूटी थी उनको कैंसिल किया और उसको फिर फाइल किया किसके पास, कंपनी के पास। अब क्या है यहाँ पे, एट दिस टाइम कंपनी अफेक्ट द ट्रांसफर एंड रिटर्न ड्यूली ट्रांसफर शेयर टू विवेक। अब उसके पास क्या है, बाद में शेयर जो सर्टिफिकेट थे उसको विवेक को दे दिया। इस दौरान जो ये टाइम था, जो ये कैंसिल करने का टाइम था और रिटर्न करने का टाइम था, जो भी टाइम था, इन द मीन टाइम द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वेंट डाउन सब्सटेंशियली। जो मार्केट प्राइस था शेयर का वो क्या हो गया, नीचे चला गया। हाँ, विवेक ने कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी और क्लेम करने लग गया ड्यू टू अनवारंटेड ऑब्जेक्शन रेज बाय द कंपनी, कि भाई क्या था, उस क्या हुआ था कि ऑब्जेक्शन जो ये कंपनी ने रेज की थी उसकी वजह से ही हैज डिप्राइव ऑफ द प्रॉफिट विच ही कुड हैव अर्न बाय डिस्पोजिंग ऑफ शेयर। मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई उसको इसकी वजह से नुकसान हो गया, वो शेयर्स को हायर प्राइस पे सेल करके प्रॉफिट कमा सकता था, बट अब शेयर्स का प्राइस नीचे चला गया तो वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, इसकी वजह से उसको लॉस हो गया है और वो कंपनी को ब्लेम करने लग गया। क्या वो कर सकता है, क्या उसका क्लेम जो है वैलिड है या नहीं? अब आपको क्या लगता है वैलिड है? प्रोस्पेरस लिमिटेड पब्लिक कंपनी, क्या उस, देखो ये तो प्राइवेट कंपनी का भी ट्रांसफर हो सकता है, वहां पे जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कंपनी के जो कुछ वो होते हैं ना, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, है ना, उन्हीं में ही आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं, हो सकते हैं उनके भी ट्रांसफर। और पब्लिक में ट्रांसफर नहीं हो सकते फ्रीली वो वाले शेयर्स, लेकिन पब्लिक कंपनी के तो कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं। चलो ट्रांसफर तो यहाँ पे देखो, ट्रांसफर वाली बात तो अलग थी, अब ये जो क्लेम की बात कर रहा है क्या ये कर सकता है? पहले तो इसने जो स्टैंप थी उसको कैंसिल नहीं किया था, कैंसिल कैंसिल नहीं किया था, जिसकी वजह से कंपनी ने ऑब्जेक्शन दे दी कि भाई अपने एक जो स्टैंप होते हैं ना उसको कैंसिल किया जाता है ऐसे करके, तो इसने कैंसिल नहीं कर रखी थी। अब बाद में इसने कहा कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, कंपनी ने पहले ऑब्जेक्शन दी फिर मेरे को दोबारा से फाइल करना पड़ा, इस बीच में शेयर्स का प्राइस डाउन हो गया और उसकी वजह से अगर शेयर्स हायर प्राइस पे होते तो क्या पता मुझे प्रॉफिट हो सकता था, मैं बेच सकता था शेयर को, लेकिन अब डाउन है तो मैं बेच नहीं सकता, मेरे को लॉस हो गया है। तो क्या इसका ये जायज है, वैलिड क्लेम या नहीं? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, शेयर ट्रांसफर डीड क्या होनी चाहिए, ड्यूली, अब ड्यूली स्टैम्प का मीनिंग क्या होता है? देखो जो आप ड्यूली स्टैम्प का मीनिंग होता है, ड्यूली स्टैम्प का मीनिंग होता है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मेरे पास जो मैं